सभी मेंबर्स का खान साहब पीछे से आवाज आ रही है। स्वागत करता हूं। मैं अंकुर गोयल, रीजनल काउंसिल मेंबर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जो बैंक ऑडिट का बहुत एक अहम पहलू है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन आईरैक। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच नीड टू बी डिस्कस्ड बिफोर गोइंग फॉर द बैंक ऑडिट। सो आज हमारे बीच में कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो हम लोगों को इन सारे टॉपिक्स पे गाइड करेंगे। उसके लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं बीडी गुप्ता जी का, जो हमारे पास्ट चेयरमैन है एनआईआरसी के, जो हम लोगों को पर्टिकुलर सेशन पे गाइड करेंगे। इसके अलावा मैं स्वागत करना चाहता हूं अंकुर गुप्ता जी का, जो हमारे चेयरमैन है सीआईआरसी के। मैं जयंत तिवारी जी का स्वागत करना चाहता हूं, जो सेक्रेटरी हैं हमारे सीआईआरसी के। मैं स्वागत करना चाहता हूं राजीव गुप्ता जी का, जो रीजनल काउंसिल मेंबर है मेरठ से, हम लोग को उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं गेस्ट ऑफ ऑनर, जो हमारे लिए बहुत प्रिविलेज है, अनुज गोयल सर, जो हमारे सीसीएम हैं, हमारे गाइड हैं। हम लोगों को हर वक्त बताते रहते हैं कि कैसे करना है चीजों को, और मोटिवेशन देते रहते हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छा करना है, सीआईआरसी को प्रूव करना है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अनुज गोयल सर का। अब मैं हैंडओवर करना चाहता हूं सबसे पहले तो अंकुर गुप्ता जी को, कि वो स्वागत करें मेंबर्स का और अपना उद्बोधन दें। अंकुर गुप्ता जी। अंकुर जी, आप हैं? अंकुर गुप्ता जी, आप हैं क्या? यस सर। यस सर। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वेलकम एड्रेस देके सारे मेंबर्स का स्वागत करें और अपना उद्बोधन दें। थैंक यू अंकुर गोयल जी। रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर सीसीएम अनुज गोयल जी, आज के स्पीकर भगवान दास जी गुप्ता, एंड हमारे कलीग जो आरसीएम है, जय तिवारी जी, राजीव भैया, आप सब लोगों का स्वागत। और आप सब लोग जो पैनलिस्ट ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन सब का मेंबर्स का भी स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारी वेबिनार का तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन हम कंटिन्यू 8 दिन तक ये वेबिनार लेंगे। इसमें हमारा मोटिव ये है कि एक एक टॉपिक को हम कवर करें, कि रोजाना क्या होता है कि एक साथ हम बहुत सारे ना पूरे बैंक ऑडिट को समअप करने के बजाय एक एक टॉपिक को लें। ये एक आइडिया था हमारे राजीव भैया का, तिवारी जी का। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे लागू करें। एक एक दिन मेंबर्स तक अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, साथ साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। इसके लिए हमने रोजाना 2 घंटे का शाम का ये टाइम चुना है, 6 से 8। इसमें हम बैंक 3 तारीख तक बैंक ऑडिट स्टार्ट होगी, तक हम सारे अपने टॉपिक का कवर करेंगे। और मेंबर्स का जहां में वेबिनार नहीं हो सकती, जहां कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, जहां मेंबर्स के लिए सेमिनार नहीं हो सकती, बहुत छोटी छोटी जगह है, उस मेंबर तक हमारी प्रोफेशनल चीजें पहुंचना अपने आप में मायने रखता है। उसी का एक रूप था कि वेबिनार हम करें, और इस वेबिनार के रूप में हम गांव में बैठे हुए या छोटी जगह पे बैठे हुए मेंबर का भी भला कर सकें, या उस तक भी नॉलेज शेयर कर सकें। 2021 में जो लफार चेंज हुआ है, उसके बाद में उसमें बहुत सारी डिजास्टर चेंजेस हुए हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि मेंबर तक, कि मेंबर अपनी रिपोर्ट को कैसे समअप करे, कैसे प्लानिंग करे, कैसे स्टार्ट करे ऑडिट, और उसको कैसे आगे तक कंप्लीट करे अपनी ऑडिट। उसी के रूप में मैं आज का स्पीकर मैं बोलूंगा कि वो अपने मैक्सिमम एरिया कवर करे। इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अंकुर जी। थैंक यू अंकुर सर फॉर योर वेलकम एड्रेस। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our own Jayant Bhai for his address. Jayant Bhai, are you there? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। क्या कर क्या रहे थे? कौन सी बोली खाली आज? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर एंड सो कॉल्ड परमानेंट चेयरमैन ऑफ द CIRC. आई एम रियली very much privileged to be there, and I welcome my
very close friend, come my dynamic chairman of the CIRC, Ankur Kumar Gupta ji, our elder brother, regional council member from Meerut, C. Rajiv Gupta ji, and today's absentia are central council member from the CIRC region, C. Anuj Goyal ji, and Rakesh Swasne ji. The thought process of starting this topic is in the mind of the Mr. Rakesh Swasne ji. So I am very much thankful to the Rakesh Swasne ji for initiating such a initiative for the large number of members of the CIRC. Not only the CIRC, but the whole of the India is learning, whole of the India is listening such a eminent personalities and eminent speakers. So all those things are available on YouTube also. And apart from this, I also thanks all the audience, all the team members who have joined together. And lastly, I want to convey you, today's we are doing bank audit for last 2 days, and after 3 days and 4 days we also continue. But apart from this, tomorrow there is a session on GST also. So you may join 3 to 5. The link of the same will be shared to you. And CIRC is always very feeling privileged to share knowledge, share the resources to the members. And once again, thank you to Ankur Goyal ji for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Jayan bhai. Thank you so much. Now, I would like to request our speaker, learned speaker rather, BD Gupta sir, to please enlighten us on the topic norms, IRAC norms. Over to you, sir. अंकुर सर, बिफोर स्टार्टिंग एक बार देखिए वहां पे होंगे रविंद्र कुमार जी, उनसे मोमेंटो एक बार प्रोड्यूस करा दीजिए। रविंद्र कुमार जी, नोएडा ब्रांच सेक्रेटरी, सर आप हैं क्या वहां पे? ये तो हो गया, रविंद्र सर आप हैं क्या वहां पर? बीडी सर ज्वाइन किए नहीं ज्वाइन किए? हमारे सर शायद थोड़ी सी वॉइस आ रही है आपकी इधर से भी, एक बार जरा चेक कराइएगा। मेरे ख्याल से बीडी गुप्ता जी ने अभी शायद ज्वाइन अंकुर भाई किया नहीं किया, आई डोंट नो। पैनलिस्ट करके पैनलिस्ट लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये पैनलिस्ट करके जो नाम आ रहा है, ये किसका होगा नंबर? फ्रंट की माइक और राजू भाई, तो मैं कह रहा हूँ अगर तब तक ना आप इसको स्टार्ट करें, और इन बिटवीन मैं भी एक बार फोन पे टच करता हूँ सबको। चलिए ठीक है, और जब ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको कंटिन्यू कर लेंगे। बट वो कंटिन्यूअस के बीच में रविंद्र जी का एक बार नाम लेके उनको कर लीजिए, मैं फोन मिलाता हूँ। ठीक है, ठीक सर, आप कंटिन्यू। जैसे तिवारी बता अनुज जी, अंकुर भाई बताएं, बोलिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ राजीव भाई से कि हम लोगों को जब तक बीडी गुप्ता सर ज्वाइन करते तब तक आप कुछ एनलाइटन करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अंकुर गुप्ता जी, हमारे सिकासा मेंबर CIRC, और अवर CIRC रीजन सेक्रेटरी JK तिवारी जी। बीडी गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया। सर को नमस्कार। हमारे स्पीकर सर, मैं सर आपके ब्याह पे भी मैं आप ही के लिए बोल रहा था, और आपके पास हमारे रविंद्र भाई साहब पहुंचे होंगे, ब्रांच सेक्रेटरी साहब, टीम भी साथ में होगी। ये आपने नया सिस्टम शुरू कर दिया है कि आप अपना सर हम देखो, ये दिस इनिशिएटिव बाय फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ अवर लर्नर सेक्रेटरी CIRC JK तिवारी जी की तरफ से है सर स्टार्टिंग, और हमारे जो अंकुर भाई साहब है जयपुर से। हाँ नहीं सर, टाइमली सर, हमारे तिवारी जी का कहना पहले पेमेंट उसके बाद काम। सर आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में सर, शुभकामनाएं पूरे CIRC की तरफ से, नोएडा टीम की तरफ से। रविंद्र भाई साहब हम पहुंचे। रविंद्र भाई साहब आपका भी स्वागत है। भाई साहब थैंक यू। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात, इससे पहले हमारे बीडी गुप्ता जी आगे डेलिब्रेशन दे, तो मैं बताना चाहूंगा आज सर का हमें स्नेह मिला। मेरठ में भी एक फिजिकल सेमिनार थी बैंक ऑडिट पर, तो बीडी गुप्ता सर हमारे साथ बिफोर लंच हमारे साथ मौजूद थे, और सर की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। सर मेडिसिन सर ने वहां पर भी ली, मेरठ में, यहाँ पर भी, बट हमारी इतनी रिक्वेस्ट सर ने मानी CIRC के लिए, और सर आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा कम टाइम में ही सही, लेकिन सर प्रूडेंट नॉर्म्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले लेके समझाएं, और जितना सर हमारे आज ज्वाइन में हमें बता पाए, ज्ञानवर्धन दे पाए, और नहीं तो हम सर आगे की सीरीज में किसी दिन आपको ऐड ऑन करेंगे। तो टेकिंग योर हेल्थ, आप जितना कंफर्टेबल है उतना लीजिए, बाकी अगर होगा तो मैं भी उसमें
जो पेंडेंसी रहेगी या क्वेरीज होगी तो मैं उसमें लुक आफ्टर कर लूंगा साथ में आपके साथ, Thank एज एन को स्पीकर बनने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि सर आप अच्छे तरीके से मेंबर को अपना जो डेलिब्रेशन है वो रखें और उनको कम से कम की एरिया को कवर करें। हाँ, इसी के साथ ओवर टू टुडे एमओसी अंकुर गोयल जी, प्लीज। Thank you, Rajiv Bhaiya. Now I would like to request BD Gupta sir to please enlighten us on these very hot burning topic on bank audit with the IRAC norms. Sir, over to you. चलिए, नमस्कार। नमस्कार। ऑनरेबल चेयरमैन CIRC सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल, ऑनरेबल सेक्रेटरी CIRC रीजनल काउंसिल मेंबर श्री राजीव जी और बाकी के सारे दोस्तों जिनको मैं देख पा रहा हूँ। अनुज जी भी आ गए हैं शायद, अपना अनुज जी ने भी ज्वाइन कर लिया सर। जी अनुज ज्वाइन कर जी तो अनुज जी का की रिमार्क्स अभी तक आए नहीं है, शायद उनसे पहले ले लें क्योंकि ये हाँ सर, अनुज जी से ले लो सर, रिमार्क ले लो। ज्यादा अच्छा ये रहेगा, नहीं तो ये फिर नाराज हो जाएंगे कि बीच बीच में We welcome Anuj sir also in this meeting, and I would like to request Anuj sir to please enlighten us and please give his welcome remark. Thank you very much, C. Ankur Goyal ji, our Honorable Chairman of the Continuous Professional Education Committee of Central India Regional Council from Kanpur. We are having the presence of our very, very prominent resource person, CA BD Gupta sir, past Chairman of Central Northern India Regional Council, Secretary Central India Regional Council, C. Jayant Kumar Tiwari ji from Kausambi, Ghaziabad. We are having C. Rajiv Gupta ji, our Honorable Regional Council member from our Commissionary Meerut. And of course, we are having invisible Chairman of Central India Regional Council, C. Ankur Kumar Gupta ji, who is now returning back from Leh, Ladakh. So welcome C. Ankur Kumar Gupta sir, our Honorable Chairman of Central India Regional Council from Pink City, Jaipur, and all our honorable viewers present. At present, 110 participants are there, and I think more will be joining soon. Because day before yesterday, we were having the presence of 200 plus. We are having the best of the resource person, BD Gupta ji, and of course, Rajiv Gupta ji and Ankur Goyal ji is also having very good knowledge of the bank branch audit. So friends, we are very well aware that most of us must have already got the appointment letter, and otherwise we must be getting either today or tomorrow, latest by Monday, barring the State Bank of India. State Bank of India may take one or more day, and we should plan immediately, and immediately at the earliest we should start the bank audit. If possible, even on 31st March, we can start, or otherwise 2nd of April, 1st of April may be the holiday. We can start from 2nd of April. Don't wait for the communication from the branch, and don't wait up to that date which will be given by the banks. और अमित अग्रवाल जी मथुरा से, उनको बड़ा एक पिछली बार उनको एक शिकायत थी कि मैं आंग्ल भाषा का ज़्यादा प्रयोग कर रहा था, तो मैं अपनी मातृभाषा हिंदी का, देवनागरी का जरूर प्रयोग करूंगा। और मैं आप सभी से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि कैसे किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैंक ऑडिट के लिए डिवोट कर सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद भी अगर पॉसिबल हो तो एक्सटेंडेड आवर तक रुककर, और अगर संडे को भी रुककर हम हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है अर्ली कंप्लीशन का, उस प्रेशर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो इन्होंने डेट दी हुई है कि इस डेट तक आपको कंप्लीट करना है, वो कोई आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है। आप पूरी जी जान लगाने के बाद भी अगर आप उसको उस डेट तक अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप you can very well communicate to the central state auditor and the accounts department of the respective banks that we are trying our level best to adhere the timeline,
But in spite of our best of the efforts, we are not in a position to do the things as per the dates given by the bank. So kindly bear with us, and we will try our level best to get it completed at the earliest. आप मेल जरूर करते रहें, दिन में 2 बार कर दें, और अगर कोई फोन आता है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल स्टेट ऑडिटर एंड योर टॉप मैनेजमेंट आल्सो, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। पर आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी से। और मैं आपको बताऊं कि सबकी आंखें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर हैं। कहीं ना कहीं क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। हम लोगों को नॉलेज भी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, बैंक ऑडिट रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आईरैक नॉर्म्स की स्टडी करना, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत होती है। सो डोंट डू द कंप्लीट द ऑडिट इन हरी। और जितना समय उसके लिए चाहिए उतना समय लगा के यू शुड ट्राई टू come up to the expectation of the ICI, to come up to the expectation of the stakeholders. So I once again welcome all of you on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India, and I'm really grateful to Central India Regional Council, its leaders, Mr. Ankur Kumar Gupta ji, Chairman CIRC, Jayant Kumar Tiwari ji, Secretary CIRC, Ankur Gupta ji, Chairman Continuous Professional Executive Committee, C. Rajiv Gupta ji, our Honorable Regional Council Member. I am really grateful, really indebted to Bhagwan Das Gupta ji, our Honorable Resource Person. I will request CA BD Gupta ji for his words of wisdom, and before that I will hand over to C. Ankur Goyal ji, Chairman CPEC CIRC. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your words of wisdom. Our guest of honor, Anuj Goyal, sir. Now, I would like to request our eminent speaker, Mr. BD Gupta, sir, to please enlighten us on the topic. Over to you, sir. Sir, am I audible? BD Gupta ji. Yes, you are audible. BD Gupta ji just joining. I think he must be here and there because he was at. Yes. So I request BD Gupta ji, our honorable source person, for his. Namaskaram. Thank you, Anuj bhai. I have already addressed all the regional council members. Truly, I'm not feeling that well. I'll try to be there as far as possible. Otherwise, Rajiv ji has already committed me to take on it further once I leave it here. So probably I'll try to cover term loan and CC. And if I cover term loan and CC, and of course I cover all the queries raised by you, I think I will be covering most probably 60% of the bank audit. Straightway I'm coming to advances. Normally advances are classified as fund-based and non-fund based. And in case of fund-based, there are most popular types. We have two types of advances: term loan and cash credit. So in case of term loan, Master Circular says if interest and oblique or principal remains overdue for a period of more than 90 days, account will become NPA. Now the question is, number one, it is more than 91, not more than 90 days. In case of CC, it is 90 days. So please be clear. In case, again I'm repeating, it is more than 90 days in case of term loan, and in case of CC, wherever the number of days are there, in case of overdrawn and in case of continuously overdrawn, and in case of the interest is not serviced within 90 days of period. Then the question is, what is overdue and when the account will become overdue? Overdue has been a matter of discussion even amongst the various speakers. So RBI basically has come out with a circular on September
14th 2020, and they have specifically categorized that any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. Meaning thereby, if Rajiv ji, नहीं बोल पा रहा, मैं थोड़ा परेशानी हो रही है। राजीव जी को बोलना है। राजीव जी, यस सर। राजीव जी जरा एक बार आप लो थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ मैं जरा एक बार। अच्छा, नहीं बोला जा रहा। ठीक सर, ठीक भी बेटे से बंद कर दे जरा, मतलब इस पर लग गया। हेलो, यस सर। राजीव जी प्लीज टेक इट ऑन प्लीज, मैं अभी मैं ले कोई दिक्कत। थैंक यू सर, आप रेस्ट कीजिए, मैं देखता हूँ। सर जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो आयरेक नॉर्म्स पर है, तो मैं अंकुर गोयल जी जो आज के हमारे मोडरेटर है, मैं चाहूंगा थोड़ा मेरे साथ एक्टिव रहे। और अंकुर भाई, अभी हम क्या करेंगे, जो आयरेक के बारे में जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात आती है, तो पहले तो सबसे पहले समझ ले कि जो प्रूडेंट नॉर्म्स है वो लेटेस्ट कब हमारे पास आए, आरबीआई की तरफ से पब्लिश होते हैं। तो 2 अप्रैल 2024 का आप आयरेक का मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का, वो अपने साथ रखें। इट इज अराउंड 79 पेजेस, बट आई थिंक 18-19 पेजेस जो सर ने आज हमें सुबह ज्ञान बांटा, मैं उसी में से बता पा रहा हूँ आपको। तो शुरू के 17, 18, 19 पेज तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ बैंक ऑडिट का जो एरिया वो कवर अप हो जाता है आयरेक नॉर्म से। आयरेक का मतलब है इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना अंकुर भाई? अच्छा जी भैया आ रही है, जी भैया आ रही है, परफेक्ट एकदम। तो मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा साथ में, है ना, व्यूवर्स को समझने में थोड़ी इजीनेस आएगी उसमें। तो मैं पीपीटी शेयर कर लेता हूं अपनी। अंकुर भाई बताइएगा जरा, पीपीटी दिखाई दे रही है मेरी? हाँ भैया दिख रही है। चलिए, तो जैसे कि हमारे व्यूवर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी मेंबर्स, कि हमें जो ऑडिट करना है उसमें एडवांसेस हमारा की एरिया होता है, और जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आरबीआई ने दिए हुए जिसके बेस पर हमें ऑडिट को फाइनलाइज करना है, खास तौर से जो एसेट्स क्लासिफिकेशन है, पी है, एनपी है, तो इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन एडवांसेस प्रोविजनिंग का जो पार्ट है वो उसको हम आयरेक बोलते हैं। और वो 2 अप्रैल, मैं यहाँ पर अगला आपको दिखा भी देता हूँ, 2 अप्रैल 2024 का मास्टर सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईसीआई का गाइडेंस नोट, जिसका हर बार एडिशन आता है, इस बार भी 11 फरवरी 2025 में एक एडिशन आया है, तो वो अपने साथ रखें। उसमें भी आयरेक के बारे में बताया हुआ है, गाइडेंस नोट में एग्रीकल्चर एडवांसेस के बारे में अलग से बताया हुआ है, लेकिन ये गाइडेंस नोट बहुत डिटेल में आपको अलग अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। तो जो सेलेक्टिव एडवांसेस का एरिया वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तीसरा, ये मेरा एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए लिखा हुआ है जो केसीसी के लिए एप्लीकेबल है। तो वैसे तो हमने केसीसी के एग्रीकल्चर के बारे में कल के अपने वेबिनार में बात की थी, तो उसके लिए भी एक स्पेशल जो मास्टर सर्कुलर अभी इफेक्टिव चल रहा है वो है 4 जुलाई 2018। तो मेरी एडवाइस रहती है कि हम ये चीज इसलिए नोट कर ले कि हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बता रहे हैं, और मोरलेस वो सब इन्हीं में से कवर अप है। और स्पेशली मास्टर सर्कुलर के जो आयरेक का उसके 18-19 पेज तक आप अपने साथ कैरी जरूर करें, तो आपको इसमें मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं सर, आयरेक में बताया क्या गया है। पीए और एनपीए वी वेल नोन की दो तरीके की हमारी जितने भी एडवांसेज हम उसको क्लासिफाई देख पाते हैं, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। कहीं पर भी परफॉर्मिंग को नहीं समझाया है, जो नॉन परफॉर्मिंग है उसी को डिफाइन किया गया है। और नॉन परफॉर्मिंग के अंदर जब कोई अकाउंट 90 डेज ओवरड्यू हो जाता है तो वो अकाउंट आपका एनपीए में क्वालिफाई किया जाता है। ये बेसिक नॉर्म्स है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर इसलिए लेना चाह रहा हूं कि क्या कोई चेंज आया है, मेजर चेंज आया है। तो अगर आप एसच करें तो 21-22 में कुछ क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन सर्कुलर थे आरबीआई के, जो बाद में कंपाइल कर लिए गए मास्टर सर्कुलर 2023 में, और लगभग वही चीजें अब आपकी 2024 में भी एप्लीकेबल है। बट किसी के पास हो सकता है 2-3 साल बाद ऑडिट आया हो, या फिर इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बैंक ऑडिट है वी आर नॉर्मली, क्योंकि ये हम फाइनेंशियली यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना, बट
एनुअल में हम एक ही बार ऑडिट पे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें भी रिवाइव करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो एक दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे फॉर द क्लैरिफिकेशन से कि क्या होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दो मेजर कैटेगरी रहती है बैंकों में। हम अब यहाँ एग्रीकल्चर एडवांस को छोड़ के बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एडवांस में 90 डेज वाला स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं चलता है। उसमें क्रॉप सीजन चलता है, 1 क्रॉप 2 क्रॉप, डिपेंडिंग अपॉन शॉर्ट और लॉन्ग क्रॉप के हिसाब से चलेगा। तो जो लोन एडवांसेज है हमारा, वो 90 डेज का, अगर एग्रीकल्चर को छोड़ के बात हो रही है तो 90 डेज स्टैंडर्ड है। अब टर्म लोन में तो कैसे काउंट होता है कि जो ईएमआई है, जो ईएमआई ड्यू हो रही है आपकी, और ड्यू होकर अगर रिसीव नहीं हो पाई, तो वहां से आपको 90 डेज पीरियड काउंट करना है। और कंटिन्यूशन, अब पहले एक चीज, पहले हम यूजुअली बैलेंस शीट पर 90 डेज को फिगर आउट करते थे, बट ये 2020 में और 21 से जितने भी अकाउंट किए गए, उसमें आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि अब ऑटोमेशन सिस्टम पर एनपीए क्लासिफाई होगा, डेली बेसिस पर होगा, कंटिन्यूशन बेसिस पर होगा। तो अब ईयर एंड वाली बात नहीं है कि हमें ईयर एंड यानी मार्च में जाके ही उसको एनपीए मार्क करना है। एनपीए जब भी 90 डेज का ये पीरियड आपका, सपोज किसी की इंस्टॉलमेंट टर्म लोन की, कार लोन है या हाउसिंग लोन है लेट से, और अप्रैल की इंस्टॉलमेंट पे हो गई, मई की हो गई, जून की हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर, वैसे तो 90 डेज में जाना, लेकिन मैं इसको मंथ में ले लेता हूँ, अराउंड 3 मंथ्स। तो आपको अगर लेट से यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती जा रही है और वो पेमेंट नहीं हुआ है, तो 90 डेज जहां पर खत्म होगा, क्योंकि जो आपकी जुलाई वाली इंस्टॉलमेंट है, अप्रैल में जून आपने दे दिया, जो जुलाई वाली इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होने के बाद जब नहीं मिली, तो वहां से 90 डेज जैसे ही क्रॉस करेगा, अकाउंट एनपीए में क्वालिफाई जाना चाहिए। और ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे सर सब कुछ अगर ऑटोमेशन सिस्टम पे चल रहा है, ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो सर हमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर उन्होंने ये देखना कि 90 डेज में क्रेडिट आया, या अगर हम सीसीओडी में बात करते हैं इंटरेस्ट रिकवर हुआ है नहीं हुआ है, तो कई बार हमें देखते हैं कि जो उसकी रिसोर्स है या वो जो एंट्री है, या हो सकता है कि वो किसी और के या कोई फ्रेश लोन देके तब उसका पेमेंट किया गया हो। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो उसकी जेन्युइन सोर्स क्या है। और अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि जून में तक सब कुछ ओके था, जुलाई से डिफॉल्ट हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर, वो अकाउंट सितंबर लास्ट में जाके सपोज एनपीए मार्क हो गया। एनपीए मार्क होने से क्या चीजें आती है सामने, जब कोई टर्म लोन इस तरीके से एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे लगना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट जो पुराना इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है, विच इज अनरियलाइज, मीन्स जिसकी ईएमआई नहीं आई तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं आया, या उसने कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया, तो वो आपको इनकम रिवर्सल के रूप में रिवर्सल भी करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम ऐसा चेक करें कि सर 3 मंथ्स हमारे हो गए और अकाउंट खराब चल रहा है, लेट से आगे भी चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी फरवरी तक अगर आप टोटल देखेंगे, तो आउट ऑफ 11 मंथ्स 3 मंथ्स उसने पेमेंट किया था, 8 मंथ से वो लगातार पेंडेंसी में। सपोज मार्च स्टार्टिंग में वो 7 मंथ के इक्वलेंट अमाउंट आपको पे कर देता है, 1 मंथ का अभी भी पेंडेंसी रह जाती है फरवरी, और उधर मार्च आ जाता है और ईयर एंड आ गया, मार्च की भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो अभी 2 महीने पेंडिंग रह गए। तो अंकुर जी भी मेरे साथ है, हम कॉमन सेंस में अपना बात करेंगे, कोई व्यूवर्स भी चाहे तो इसमें अपने मार्किंग डाल सकते हैं, अपना आंसर डाल सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपके हिसाब से क्या लगता है, ये अकाउंट मार्च में क्या होगा, पीए होगा या एनपीए होगा? अगर कोई इसमें साथ में देना चाहे। मुझे बोला है मेंबर ने सर ये एनपीए रहेगा, और नोट फुल रिकवरी, बिल्कुल सही, सर ने आंसर भी दिया। मेंबरशिप नंबर देख पा रहा हूं मैं, वो 412790 से यहाँ पर है, और इनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अपग्रेशन के रूल हमें चेक करने हैं। सुगंधा सिंघानिया जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अच्छा ओके सर, ये अकाउंट एनपीए होगा, रीजन भी क्योंकि आपने जो पेमेंट किया उससे डिफॉल्ट ऐसा लग रहा है 90 डेज से कम का रह गया है, बट अपग्रेशन का रूल ये कहता है व्हेन एंटायर ओवरड्यू अमाउंट रिकवर देन ओनली द अकाउंट बिकम फ्रॉम द एनपीए टू पीए। तो वो अपग्रेड सिर्फ तब हो पाएगा जब उसकी एंटायर अमाउंट रिकवर हो जाए। तो हमें ये भी चेक करना है, अब हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि लास्ट में कितना पेंडिंग है। आपके और हमारे पुराने टाइम में हम टर्म लोन को कैसे चेक करते थे, सपोज 10,000 रुपीज मंथली की इंस्टॉलमेंट है और 12 पुराना लोन चल रहा है, 12 इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए, तो 1,20,000 रिकवर होने चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते थे कि भाई पूरे साल में टोटल कितना पेमेंट रिसीव हुआ। सपोज अगर 1 लाख रिसीव
कल मैंने लगा रखा था, वहां से होने नहीं करा, मुझे इसकी बैटरी डाउन लग रही थी। एक बार देखिए चालू हो गई क्या? हेलो अंकुर भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है भैया, आ रही है, अब आ रही है, बीच हाँ में वो कुछ थोड़ा, चला गया था भैया। हाँ हाँ सिग्नल मेरे ख्याल से कुछ बैटरी का था, मैंने अभी देखा। जी 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 चलिए जी, खैर, आ गई। तो मैं बात कर रहा था अंकुर भाई, अपन अपन लोग ऐसे ही करते थे पहले कि सपोज 10,000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट है, 12 इंस्टॉलमेंट है, तो 120 लेट से वहां पर टोटल उसको पे करना चाहिए। और अगर कभी भी आगे पीछे करके 1 लाख पे कर दिया, जो हमें टोटल क्रेडिट सबमिशन दिखता है, तो वी आर बैलेंसिंग की भाई 20,000 शॉर्ट है। और अगर हम उसको 10,000 रुपीज EMI की अमाउंट से डिवाइड करें, तो अराउंड 2 मंथ्स निकल के आते हैं, तो हम कहते थे भाई ये पीए हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर डिफॉल्ट पीरियड 90 डेज या 3 मंथ से नीचे चल रहा है। बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ अकाउंट सैंपल बेस पर, अगर वो पीए कैटेगरी में भी चल रहे हैं, अलग अलग रेंज पे, चेक करना चाहिए कि वो उसका पेमेंट कब आया, कब बीच में डिफॉल्ट रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड एनपीए रहा हो और फिर उसमें कुछ रिकवरी आई हो। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, ये एनपीए कब हुआ और अपग्रेड कैसे हुआ, वो हमें चेक करना। एक मेरी एडवाइस रहती है इसके अंदर कि हम मूवमेंट ऑफ एनपीए का लिस्ट निकलती है, वो सर्टिफिकेट भी होता है, ईयरली वाला भी हम साइन करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ एनपीए जरूर ले लें। उसमें क्या होगा सर, स्टार्टिंग में कितना एनपीए था, ग्रोस एनपीए वो पता चलेगा। टोटल फ्रेश एडवांसेस, जो फ्रेश एनपीए बैंक ने किए अपने पास से ड्यूरिंग द ईयर, वो मिलेगी आपको ऐड होके, और लेस होगा जो अपग्रेड हो गए, बाकी बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो अब ये कैसे चेक करेगी कि सर उसके अंदर जो अकाउंट आए हैं आपके, वो जो फ्रेश एनपीए हो गए, तो हमें लगता है तो बैंक ने एनपीए कर दिया। उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बैंक ने एनपीए किया, उसमें डेट ऑफ एनपीए भी हमें चेक करनी है। कई बार डेट ऑफ एनपीए हमें लगता है कि 31 मार्च हो या कोई जून की डेट पे अगर होना था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क पड़ता है। और इनफैक्ट खासतौर से अगर एग्रीकल्चर एडवांसेस पे आप जाएंगे, जहां पर कोई अकाउंट थर्ड ईयर में जाके एनपीए होता है, और लेट से बैंक का वो एनपीए होना चाहिए था 1 साल 2 साल पहले से, तो उस केस में वो पॉसिबिलिटी है कि वो सब स्टैंडर्ड की जगह D1 या D2 में डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। तो प्लीज जो अकाउंट बैंक ने फ्रेश एनपीए मार्क किए हैं, उसमें भी हमें चेक करना है कि उनकी डेट ऑफ एनपीए सही है, इनकम रिवर्सल सही से हुआ है, जो अनरिलाइज पोर्शन है वो हमें चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने अकाउंट अपग्रेड हुए हैं, जो पहले एनपीए में तो बाहर हो गए, उन अकाउंटों को भी आपको चेक करना है कि वो रियल में रिलाइज हुआ था या कोई डमी एंट्री बैंक ने पार कर दी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि किसी राम का पैसा शाम में डाला, दिखाया गलती से हो गया, फिर उसको रिवर्स किया, बट सिस्टम क्या करेगा, उसका क्रेडिट काउंट कर लेगा और वो अकाउंट एनपीए में हो सकता है बाहर हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको चेक करना है अपग्रेड अकाउंट का रियलाइजेशन की सोर्स, और जो फ्रेश एनपीए मार्क किए है उसकी डेट ऑफ एनपीए और इनकम रिवर्सल के रूप। ये 2-3 चीजें अगर आप चेक करते हैं तो फायदा मिलेगा। अंकुर भाई, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा व्यूवर्स भी उसमें आंसर दे, और अगर आप इसके अंदर खुद भी मार्क करना चाहे तो कीजिएगा प्लीज। लेट से कोई हाउसिंग लोन अप्रैल में सैंक्शन हुआ और उसमें 6 मंथ्स का मोरिटोरियम पीरियड था, तो पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होनी थी अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो सितंबर तक वहां पर जो भी चला वो मोरिटोरियम था। अक्टूबर पहली इंस्टॉलमेंट थी, वो डिफॉल्ट हो गया। नवंबर की इंस्टॉलमेंट थी, वो डिफॉल्ट हो गई। दिसंबर की इंस्टॉलमेंट थी, वो डिफॉल्ट हो गई। लगभग मैं मानता हूं कि 31 दिसंबर या 28-27 दिसंबर में वो अकाउंट एनपीए हो गया। जैसे अकाउंट एनपीए हुआ तो सिस्टम ने उसको मार्क कर दिया राइटली, आगे का इंटरेस्ट लगना बंद हो गया। तो आपके हिसाब से, क्योंकि उसमें कभी कोई पैसा नहीं आया, कितने पीरियड का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट रिवर्सल में जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे मेंबर्स हैं, वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। और आज के हमारे मॉडरेटर, हमारे सीपीसी कमेटी चेयरमैन अंकुर गोयल जी भी हमारे साथ हैं, आज के मॉडरेटर भी है प्रोग्राम के। तो हमारे प्रीति गुप्ता जी ने आंसर दिया 9 मंथ्स, रितेश गोगिया जी ने भी दिया 9 मंथ्स होगा सर, टोटली अनरिलाइज है, अप्रैल टू दिसंबर होगा। देखो यहाँ थोड़ा सा इट डिपेंड अपॉन द मोरिटोरियम पीरियड, बोरोवर हैड टू पे, नहीं उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना था। कई बार ऐसा होता है मोरिटोरियम पीरियड में सिर्फ इंटरेस्ट पे करना, लेट से वो भी नहीं करना उसको, वो पे नहीं करना उसको। अगर इंटरेस्ट पे करना होता तो हो सकता है वो वहीं से आपका अकाउंट एनपीए चला जाता। हमारे एक मेंबर ने अच्छा जवाब दिया है, Vivo V2348, इनका कुछ मुझे सिग्नल दिख रहा है 3 मंथ्स। देखो इसमें है क्या सर,
इस पे आरबीआई की क्लैरिफिकेशन है कि जो मॉरिटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है वो रिवर्सल नहीं होगा, वो कैपिटलाइज होगा। तो यहां पर अप्रैल टू सितंबर मॉरिटोरियम पीरियड था, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। इंस्टॉलमेंट विल बिगिन फ्रॉम द अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उसके बाद तो खैर इंटरेस्ट लगा ही नहीं क्योंकि अकाउंट एनपीए मार्क हो गया। तो आपको सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर रिवर्स करना है। मॉरिटोरियम का पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको कैपिटलाइज रखना है, उसको रिवर्सल में नहीं जाना है। चलो, काफी मेंबर्स ने अच्छे आंसर। देखो, अपने को ये नहीं देखना किसका आंसर सही है किसका गलत है, मेरा भी गलत हो सकता है, मैं भी आप ही के बीच में एक नॉर्मल मेंबर हूँ। और बस थोड़ा सा ये है कि कुछ एग्रीकल्चर एडवांस में ज्यादा बोलता हूँ, तो मुझे सर ने जिम्मेदारी दी है, तो मैं थोड़ा, आप मान लीजिए कि अभी जब तक सर वापस आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा आपको जो मेरी नॉलेज मेरे साथ है और आपकी आपके साथ अपन जो है ना उसको आपस में शेयर आउट कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा मोटा मोटा टर्म लोन हम डिस्कस किया। अभी बात करते हैं हम यहाँ पर सीसी के बारे में। देखो, सीसी के अंदर जो, या ओडी के अंदर बात करें, तो यहाँ पर अकाउंट 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। आउट ऑफ ऑर्डर का में दो चीजें आती है। पहली, कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन अमाउंट से कंटिन्यूअसली 90 डेज ऊपर चल रहा है तो वो अकाउंट एनपीए में मार्क हो जाएगा। क्या मतलब है? लेट्स से 5 लाख रुपीस की लिमिट है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली ओवर 5 लाख है, और जैसे उसका 90 डेज मार्क होगा तो वो अकाउंट एनपीए में जाएगा। अच्छा, तो 90 डेज को ओवरड्यू को भी जरा मैं काउंट करवा दूं। सपोज कि एग्जैक्ट 90 डेज 31 मार्च में आ रहे हैं, 31 मार्च 2025 जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, सब पे लेटर वगैरह आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ये अकाउंट एनपीए होगा या नहीं होगा? अगर एग्जैक्ट 31 मार्च इज अ डे ऑफ 90 डे, एग्जैक्टली 31 मार्च, मैं फिर से चाहूंगा कि कुछ हमारे जो पार्टिसिपेशन साथ में, मुझे डे एंड टू बी काउंटेड होगा, यस यस, डे एंड रन पर डिपेंड करेगा, यस, एनपी ऑन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मेरे सभी अच्छे मेंबर साथ में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और यस यस यस, बिल्कुल अकाउंट एनपी होगा, क्योंकि आरबीआई ने इसको भी क्लियर कर दिया कि अब आपका जैसी डे एंड प्रोसेस चलेगा, और अगर वो डे ऑफ ड्यू है और पेमेंट रिकवर नहीं होगा तो सेम डेट विल बी काउंटिंग एज अ ओवर ड्यू। तो जैसे 31 मार्च का डे एंड प्रोसेस चलेगा और अगर वहां पर पेमेंट नहीं आया तो वो उसी दिन से अकाउंट एनपीए ओवरड्यू में काउंट किया जाएगा। तो ये अकाउंट यहाँ पर 90 डेज, पहले हमारी कई बार अप्रोच होती थी या कुछ मैनेजर कहते थे सर 90 तो आज पूरे हो रहे, कल से होगा, कल अपने अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो आपको यहाँ पर 90 डेज वाला सिस्टम भी समझ में आ गया। हम आउट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं, कंटिन्यूसली ओवर बैलेंस अगर चल रहा है, ओवर लिमिट, तो वो होगा अकाउंट सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया बताता हूँ, 5 लाख की लिमिट है, बैलेंस चल रहा है 4,50,000, क्या ये अकाउंट भी एनपी हो सकता है? अब तो यहाँ बैलेंस कम है, हो सकता है। उसमें 90 डेज के बीच में जितना भी इंटरेस्ट या चार्जेस बैंक ने डेबिट किया, या तो 90 डेज के ब्लॉक में क्रेडिट नहीं आया, या क्रेडिट आया, जितना डेबिट लगा इंटरेस्ट या चार्जेस बैंक की इनकम उससे कम, तो वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट होगा। तो अगर क्रेडिट नहीं आया है या कम आया है तो वो अकाउंट एनपीए में मार्क होगा। लेकिन इसमें कुछ हमारे मेंबर कहीं फंस जाते हैं, वो सुनो कहां पर। मैं चाहूंगा फिर से एक एग्जांपल लेना और मुझे उसमें सपोर्ट मिले। देखो, एक सीसी है, सब कुछ सही चल रहा था दिसंबर तक, जनवरी 1 में इंटरेस्ट लग गया, या दिसंबर 31 में इंटरेस्ट लगा होगा, तो जनवरी का इंटरेस्ट, फरवरी का इंटरेस्ट, मार्च का इंटरेस्ट मिला के बात कर लेते हैं, 10,000 रुपीज है किसी सीसी लिमिट में। सपोज 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट लग गया, ये मैं आपको अभी डेबिट साइड बता रहा हूं। और क्रेडिट साइड में सपोज 25,000 रुपीज पे हो गए, अगर इसी 3 मंथ्स की बात करें, तो ये अकाउंट एनपी हो गया, पी हो। दोनों आंसर आ रहे हैं, पीए भी बोल रहे हैं दीपक जी, एनपीए भी बोल रहे हैं कुछ हमारे मेंबर, अंशुल जी भी एनपीए बता रहे हैं। यस सर, यस ही लिखा है, अभी ये नहीं पता चल रहा है पीए और एनपीए। और तुम लेके चले जाना। हेलो, देखो जी, सबके अलग अलग आंसर आए। मैं इसमें क्योंकि अब कोई तो कहीं तो कंफ्यूजन है, किसी का पीए किसी का एनपीए, दोनों बातें सही नहीं हो सकती, या फिर मेरा क्वेश्चन सही से नहीं समझा। सर, मेरा कहने का पर्पस है
कि जनवरी फरवरी मार्च 10,000 रुपीज का अगर इंटरेस्ट ले ले 30,000 इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड, और इसी पीरियड में 25,000 उसने चाहे किसी भी डेट पे आया और 25,000 रुपीज वहां पर रिकवर है। तो कई बार बैंक ये कहता है जी 10,000 जनवरी वाला भी रिकवर हो गया, 10,000 फरवरी वाला भी हो गया, इनफैक्ट मार्च का भी हाफ आ गया, तो ये अकाउंट अभी एनपीए में नहीं जाएगा। सर 90 डेज का ब्लॉक चलता है सीसीओडी में, इसके अंदर आपका फीफो एडजस्टमेंट वाला सिस्टम नहीं है। आप किसी भी 90 डेज का ब्लॉक उठा लीजिए, चाहे वो आपका 1 जनवरी से लेके मार्च के बीच का 90 डेज है, चाहे वो अगस्त से लेके आपका सितंबर अक्टूबर के बीच का 90 डेज है, हर एक 90 डेज के कंटिन्यूशन पीरियड में जितना डेबिट लगा है क्रेडिट उतना, मतलब उससे ज्यादा या उसके बराबर आना चाहिए। अगर उससे कम है, चाहे ₹1 भी है, तो वो अकाउंट एनपीए मार्क होगा। ये सीसीओडी की टर्म्स है। यहाँ पर आपका वो टर्मिनोलॉजी नहीं चलेगी जो आप टर्म लोन में चलाते हैं, कि अगर मार्च में भी किया तो पहले इंस्टॉलमेंट अगर फीफो के हिसाब से चल रहे हैं तो जनवरी की सेटअप हो गई, फिर फरवरी की सेटअप हो गई, और कुछ पोर्शन मार्च का भी आ गया। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट जो हमारा डिफॉल्ट है वो कम चल रहा है, जनवरी फरवरी की पेमेंट उन्होंने कर दी है। तो आपको जो काउंट करना है वो काउंट यही करना है कि 90 डेज का ब्लॉक देखना है, और पूरे 90 डेज में लगने वाले डेबिट से ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए जो चार्जेस के रूप में लगा है, ये आपको चेक करना है, तभी वो अकाउंट आपको चेक करेंगे। तो ये अकाउंट फाइनली मेरे हिसाब से पीए या एनपीए कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये एनपीए में जाएगा, क्योंकि जितना डेबिट लगा उससे कम क्रेडिट आया, इसलिए अकाउंट एनपीए होगा। अगर कोई मेंबर यहाँ पर कोई अपनी क्वेरी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अंकुर जी एक बार देख लीजिएगा, अलाउ करिएगा हमारे मेंबर्स को। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का क्वेरी है। शुभम जी हमें हैंड रेज कर रहे हैं तो इनको अलाउ कर दीजिएगा एक बार। शुभम जी अब आप अनम्यूट हो गए हैं। शुभम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक दीपक गर्ग जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। दीपक जी। यस दीपक गर्ग जी। यस दिस इज फॉर सीसीओडी केस में देख पा रहे हैं। दीपक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर पूछिए दीपक जी। सर इस वाले केस में डेट ऑफ एनपीए क्या होगी फिर? सर देखो डेट ऑफ एनपीए तो आपका जो 90 डेज का आपने ब्लॉक उठाया वो 1 जनवरी से अगर 31 लेट से 31 मार्च में कंप्लीट हो रहा है तो 31 मार्च ही होगी आपकी, जहां 90 डेज पूरे हो रहे हैं एग्जैक्टली। ओके। शुभम जी भी कुछ कहना चाहते हैं, शुभम जी भी को भी अनम्यूट कर देते हैं। शुभम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा। हमारे सीआरसी टीम से कोई हो तो एक बार जरा देखिएगा। एक हैंड रेज और म्यूट था। है वो, लेकिन वो मेरे ख्याल से कर नहीं रहे हैं। अच्छा कर नहीं रहा, कोई बात नहीं। और देखिए किसी हमारे मेंबर का हैंड रेज हो तो। शुभम जी के अलावा किसी का रहता है? पवन जी हैं। पवन जी बोलिएगा, पवन जी को भी बोलिएगा। पवन जी प्लीज आप पूछिए। अलाउड है सब टॉक। हेलो। पवन जी। यस पवन जी। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे अपन ने 31 मार्च अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हाँ 31 मार्च 2025 को अपना एनपीए हो रहा है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो जनवरी से मार्च का जो इंटरेस्ट है वो तो हाँ। रिवर्सल होगा ना उसमें? सर देखो अभी उसमें अगर मैंने बोला 25,000 रिकवर हो गए और 30,000 रुपीज का डेबिट था तो 5,000 ही अनरिलाइज हुआ ना, वो रिवर्स होगा। एनपीए तो मार्क होगा जहां 90 अच्छा डेज पूरे हो रहे हैं। मार्क तो पर जो बट जो इंटरेस्ट रिवर्सल होता है ना सर वो अनरिलाइज पोर्शन होता है। नहीं, बट 31 को अपन एनपीए डेट ले रहे हैं तो ये ड्यूरिंग द पीरियड जो लगा हुआ है सर ये ड्यूरिंग द तो पीरियड के सर 1 ड्यूरिंग द जनवरी पीरियड सर ड्यूरिंग द पीरियड का ही रिवर्सल होता है सर। सर ऐसा होता है जब कोई अकाउंट एनपीए मार्क हो जाता है तो उस पर आगे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है, वो रिलाइज बेसिस पे चला जाता है। ठीक है जी। जी जी। और जितना पिछला इंटरेस्ट लगा होता है उसमें हमें देखना पड़ता है कितना उसमें पोर्शन लगने के बाद नहीं रिकवर हुआ।
तो आपका हम ये मान रहे थे दिसंबर तक सब कुछ ओके चल रहा था अकाउंट, ओके उसमें इतना क्रेडिट आ रहा था जो डेबिट से ज्यादा था, राइट। जी जी तो दिसंबर तक तो सब कुछ रिकवर था। जी जनवरी फरवरी मार्च में 30,000 डेबिट लगा, 25,000 रिकवर हुआ, तो रिलाइज हो गया 25, तो बैलेंस रह गया 5,000। तो चाहे एनपीए की डेट मार्च है, जब भी तो पुरानी डेट का हम रिवर्सल करते हैं सर, एनपीए से पिछली डेट हो गई तो रिवर्सल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो एनपीए ठीक है हाँ, तो 5,000 रिवर्सल होगा सर, पवन जी। ओके सर ठीक है ठीक है सर सर, चलिए। ठीक थैंक और यू और हमारे किसी मेंबर का इंटरेस्ट हो तो अभी कुछ और आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं प्रॉब्लम ले लूँ तो ज्यादा अच्छा, मुझे तो सबको नॉन्स बताना ही है, मुझे पता भी होगा क्योंकि प्रॉब्लम से जरा जल्दी समझ में आता है, इसका प्रॉब्लम आंसर के रूप में भी ले सकते हैं। सीआरसी टीम हमारी, जब प्लीज आप जरा देखिए, जो भी मेंबर 1 बाय 1 उनको अलाउ कर दीजिए। ओके सर। अभी पवन जी का तो अनम्यूट हो गया, अब शुभम जी का भी हो गया, दीपक जी का भी हो गया मेरे ख्याल से। अशोक जी ने हैंड रेस किया हुआ, जरा देखो। चेक कर दिया। यस अशोक जी। हेलो, यस अशोक आवाज आ सर, रही है राजीव जी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ बताएं, सर, पहले बताएं सर, आपका प्लेस बताएं सर, कहाँ से आप बोल रहे हैं। जयपुर से बोल रहा हूँ सर। अरे सर सर, ये तो पिंक सिटी हमारी सर, हमारे चेयरमैन साहब का शहर है, इस आपके बार भी चेयरमैन पिछली अंकुर बार जी भी। का शहर है हाँ, मैं है तो ना? सर वही कह रहा हूँ सर, हम तो जयपुर के मतलब बहुत, हम तो साथ में रहते ही है, पिछली बार भी हमारे चेयरमैन साहब वहीं से थे, आपकी हम्म, सिटी से। बिल्कुल आकाश जी थे आकाश एकदम। जी, आकाश जी बताए सर, अशोक सर बताए प्लीज। हाँ सर, ये जो ब्लॉग देखने का आपने 90 डेज का जो दिया है, तो क्या हाँ, ये क्वार्टर से चलेगा या कोई से भी 90 डेज? ये सर इसमें क्वार्टर कोई नहीं है, इसमें आपके 24 अगस्त से भी आप 90 दिन ले सकते हैं, 23 से भी ले सकते हैं। करेक्ट। इसका तरीका ये होता है सर, हम्म। कि वैसे तो सिस्टम ऑटोमेशन लगना चाहिए, लेकिन जिन अकाउंटों में आपको लग रहा है कि मुझे सैंपल चेक करना है, तो एक रफली रफली क्रेडिट देखो, ऐसे में ना क्रेडिट बहुत स्लो आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, तो जहां आपको मोटा मोटा अंदाजे से लगे, आप वहां से वहां तक का प्रिंट आउट लेके डेट चेक कर सकते हैं कि यार काफी टाइम हो गया, इसमें नहीं आ रहा क्रेडिट हाँ मतलब या कोई सी कम आ रहा डेट टू डेट 90 डेज लेना है, डेट टू डेट। है। डे टू लेना सर, डे टू है डे ना लेना। सर? करेक्ट, नंबर वन है ना, ये क्लियर है। राइट राइट राइट, चाहे कहीं से भी हो। कहीं से भी हो सर, कहीं से भी। करेक्ट, ठीक है, बस यही था मेरा क्वेश्चन। ओके ओके ओके। एनी मेंबर, अदर मेंबर? चले तो हम अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा ले लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। सर कंटिन्यू सर। रमेश जी आ गए, रमेश जी बताए सर, रमेश जी। सर दिसंबर तक अगर अकाउंट सही चल रहा है, जनवरी का इंटरेस्ट लगेगा 31 जनवरी को। ठीक है। अब इंटरेस्ट लगने के बाद में 90 डेज तो कम से कम उसको टाइम मिलेगा ना सर पेमेंट करने का। अब ये सीसी है, आप टर्म लोन है आपका? सीसी, हाँ ठीक है सर, वो अगर 31 तारीख को लगा तो 90 दिन बच रहे होंगे अभी उसके, ठीक है। तो फिर वो सही है। होगा ही नहीं ना सर, 90 डे का क्रेडिट। फिर वो पीए रहेगा सब। मेरे एग्जाम्पल में, मतलब मेरा कहने का जो सेंस था वो ये था कि 1 जनवरी को लग गया इंटरेस्ट, 31 दिसंबर को, बट हाँ आपके केस में 31 जनवरी को लगेगा, तो वहां से 90 दिन पूरे ही नहीं हो पाएंगे उसके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक सर। ठीक है सर, एक बार आगे अपना प्रेजेंटेशन में स्लाइड दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। ठीक है अंकुर जी। जी भैया, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो, हमने आउट ऑफ ऑर्डर में सीसीओडी दोनों पे बात कर ली सर यहाँ पर, और टर्म लोन भी हमारा कवर अप हो गया। बाकी क्रॉप लोन वगैरह मेरे एग्रीकल्चर का कल हुआ था, बाकी हम एक बार उसको डिटेल में कल की हमारी रिकॉर्ड भी है लेक्चर, वो आपको एक बार कवर कर देंगे। और या मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप चाहेंगे तो उस पर राजीव गुप्ता, यूट्यूब पे लिखिएगा राजीव गुप्ता बैंक ऑडिट, तो आपको उसमें वीडियोस मेरे फिनाकल्स पे और एग्रीकल्चर पे मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं सर कुछ मेजर चेंज, हालांकि पुराने हैं बट यहाँ लिखे हुए हैं, कि अब हर बैंक को अपना जो भी लोन दिया है बैंक ने, उसका स्पेसिफाइड ड्यू डेट मेंशन करना जरूरी है, और वो विद इलस्ट्रेशन भी मार्क करेंगे। इसमें आपको ये भी बताना है कि वो एसएमए में या क्लासिफिकेशन एनपीए कब होगा, विद एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा। ये बैंक ने या आरबीआई ने बैंकों को कंपलसरी कर दिया है, और 2021 के बाद के लोनों के लिए सबके लिए कंपलसरी है। 2021 से पुराने लोनों के लिए टाइम लिमिट मिली थी कि आपको इसको सिस्टम में मार्क करना है। यहाँ पर रुक के मैं समझाना चाहूंगा, और बल्कि चलो आगे दिखाता हूँ। ये मैंने एसएमए 012 पे आ जाता हूँ। तो देखो एसएमए 012 की लिमिट क्या है, कि सीसीओडी में जो एसएमए 12 दो ही लिस्ट बनती है, टर्म लोन में 3 बनती है। एसएमए 012 अगर 30 दिन तक का डिफॉल्ट है तो वो एसएमए 0 में रहेगा, 30 से 60 दिन का तो 1 में जाएगा,
और 60 से 90 जाएगा SMA 2 में। मैंने आपसे कहा था मूवमेंट ऑफ एनपीए ले लेना आप। एक मैं चीज आपको और बता रहा हूँ, SMA 2 की रिपोर्ट आप हो सके तो 2-3 अलग अलग डेटों की और उनमें गैप हो, आप वो ले लीजिएगा। जैसे लेट से मैं तो पसंद करता हूँ, मान लीजिए मैंने 15 सितंबर, 15 मार्च, 15 दिसंबर की 3 SMA 2 की रिपोर्ट ले ली। अब सर इन रिपोर्टों को हम क्या करेंगे? जो SMA 2 में अकाउंट चल रहा है, चाहे वो टर्म लोन है, सीसी है, जो SMA 2 में चल रहे हैं, आपने उनके 3 पीरियड का डाटा लिया। अगर सॉफ्ट में है तो सॉफ्ट में फॉर्मूले की मदद से, अदरवाइज मैनुअल में अपने किसी स्टाफ को लगा दो आप और उसको बोलो भाई मुझे इसमें ना 2 तरीके की लिस्ट निकाल दो। जो SMA 2 की डिफरेंट पीरियड की लिस्ट में कॉमन है वो अकाउंट एक साथ दे दो, जो अकाउंट कॉमन नहीं है उसको अलग कर दो। जो अकाउंट कॉमन है उसका हम क्या करेंगे? भाई जो अकाउंट SMA 2 में था मार्च सितंबर में और दिसंबर में भी SMA 2 में चल रहा है, तो कायदे में तो वो एनपीए में चला जाना चाहिए था अगर खराब है, लेकिन वो इतना भी खराब नहीं है, पर इतना ही खराब नहीं था वो सितंबर में भी। तो इट मींस कहीं ना कहीं इस अकाउंट में सिर्फ उतना रिकवर हो पाता है कि वो किसी तरह एनपीए से बचा रहे। हो सकता है यहाँ पर फॉलोअप उसी तरीके का ब्रांच का हो पा रहा है, या बोरोवर बस उतना ही कर पा रहा है, या हो सकता है किसी और तरीके से उसको बचाया जा रहा हो। तो मेरी एडवाइस है कि जितने अकाउंट SMA 2 में कॉमन है उनको आप, कम है तो सभी अकाउंट, ज्यादा है तो सैम्पलिंग बेस पर चेक कर ले कि वो SMA 2 में कैसे बच रहा है बार बार, और उतनी रिकवरी जो आ रही है वो कोई फ्रेश लोन से तो नहीं आ रही है, किसी डमी अकाउंट से तो नहीं आ रही है, किसी और अकाउंट से एक बार क्रेडिट करके डेबिट तो नहीं लगा रखा है। देखो सब कुछ सिस्टम कर रहा है, लेकिन सिस्टम में गार्बेज आउट वाली थ्योरी चलती है, जैसा डालेंगे वैसा मिलेगा। तो कई बार सिस्टम को एक तरीके से घुमाने के लिए, करने के लिए ऐसी चीजें कर दी जाती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें चेक करना चाहिए कि ऐसे में हमारे पास जो रिपोर्ट है 2 में, उसको हम एक बार जेन्युइननेस उसकी चेक कर ले। दूसरी रिपोर्ट मैंने बोला कि आप इसमें चेक करो जो SMA 2 में है और दूसरे SMA 2 में नहीं गई, तो अब उसके कारण क्या रहे होंगे? या तो वो एनपीए में मार्क हो गया होगा, तो आप उसको चेक कर लो कि वो फ्रेश एनपीए में क्वालिफाई करा नहीं करा। अगर वो ड्यूरिंग द फ्रेश एनपीए में भी नहीं गया और SMA 2 से भी बाहर हो गया, तो इसका मतलब वो अकाउंट बच गया, या वो SMA 1 और 0 में चला गया। तो आप उसके लिए भी वापस यही चेक करें कि उसकी जो अमाउंट आ रही है वो कहां से आ रही है, इसको आपको चेक करना है। हाँ, SMA 2 में था और एनपीए में क्वालिफाई कर दिया, तब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ऑलरेडी इसका वाला खराब चल ही रहा था और आगे भी खराब हो गया है और उसको हमने चेक कर लिया। ये SMA 1-2 की पोजीशन है सर। रिवर्सल ऑफ इनकम मैं आपको बता ही चुका हूं। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जितने भी क्लीन लोन होता है, टर्म लोन, NSC, KVP या इसी तरह LIC सरेंडर वैल्यू के केस जो लोन चलते हैं, इसमें अकाउंट एनपीए नहीं मार्क होगा अगर मार्जिन, सफिशिएंट मार्जिन मनी चल रही है तब तक। तो आपको देखना कि इंटरेस्ट मान लीजिए उसमें ओडी ले रखी है और उस पर 1 साल हो गया, पैसा आया ही नहीं, या 90 डेज वाली थ्योरी आपको नहीं चलानी है। इसमें 90 डेज वाली थ्योरी आप नहीं चलाएंगे, इसमें जो अकाउंट होगा आपका वो एनपीए मार्क हो जाएगा। वो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये अकाउंट एनपीए मार्क नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट मार्जिन मनी चल रही है FD वगैरह के केस में। तो ये अकाउंटों को आप देख लीजिएगा। एक आया एप्रोप्रिएशन रिकवरी ऑफ एनपीए, इसके लिए भी चलो क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। और अगर सपोज किसी अकाउंट में कोई अकाउंट एनपीए में चला गया, इंटरेस्ट आगे लगना बंद हो गया, अब उस अकाउंट के अंदर कुछ रिकवरी आ जाती है पर वो रिकवरी कम है, अभी भी वो अकाउंट एनपीए में है और एनपीए में ही रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये अकाउंट जो होगा, ये इसमें जो अमाउंट रिकवर होगी एनपीए अकाउंट में, वो पहले इंटरेस्ट के साथ नेट होगी या प्रिंसिपल के साथ? सर आंसर आ रहा है फर्स्ट विद द इंटरेस्ट, फर्स्ट विद द इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया बात है। देखिए मेंबर जो कह रहे हैं इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर होगा, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, ज्यादातर बैंकों में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें आरबीआई ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ये बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि वो इंटरेस्ट में जाएगा या प्रिंसिपल में। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, एप्रोप्रिएशन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपका बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। तो आप वहां पर जो नोट्स टू अकाउंट्स में बैंक की पॉलिसी या क्लोजिंग सर्कुलर में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये अलाउ कर दिया बैंक को कि बैंक इसमें चेक कर ले। अच्छा, एक जो हम रिवर्सल ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट रिवर्सल होगा या कोई प्रोसेसिंग फीस है वो भी अगर रिसीव नहीं हुई, या कोई पैनल चार्जेस लग गया, पैनल इंटरेस्ट लग गया, किसको, या कमीशन है, ब्रोकरेज है, किसको रिकवर करेंगे, किसको रिवर्सल करेंगे? ऑल डेबिट। बिल्कुल ठीक है अशोक जी, मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट एंड चार्जेस बोथ, राइट। चलो बस हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे कि सभी होगा, सभी होगा। बहुत बढ़िया बात सर।
ये कुछ हमारी गाइडलाइंस क्लैरिफिकेशन पे हो रही थी यहाँ पर। वो इंटरनल सिस्टम सबको रखना पड़ेगा बैंक को, हमने चेक कर लिया। कई बार बैंक वाले कहते हैं जी किसी नेटवर्थ बोरोवर की बात कर रहा हूँ कि जी उसका पैसा नहीं आ रहा, कुछ कारण रहे, वो बाहर गया हुआ था लेकिन उसके पास वर्थ बहुत है, बहुत फैक्ट्री है, बहुत पैसा है, सर हमें इससे नहीं जाना, अगर अकाउंट में रिकवरी नहीं है तो वो अकाउंट हमारे लिए, कई बार उस बैंक में उसकी एफडी भी हो सकती है बहुत सारी, अगर वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, बट अकाउंट आपका अगर ओवरड्रॉ ओवरफ्लो चल रहा है तो वो अकाउंट फिलहाल एनपी में मार्क हो जाएगा। तो उसकी नेटवर्थ या गारंटर की नेटवर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आरबीआई ने क्लेरिफाई किया हुआ है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया आया है मेरे पास यहाँ पर, टेम्परेरी डेफिशिएंसीज। अगर अकाउंट को टेम्परेरी डेफिशिएंसी में चल रहा है, टेम्परेरी डेफिशिएंसी में क्या होता है, लेट्स से डीपी हम स्टॉक बेस पे निकाल रहे हैं और किसी मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट जो आई है, वैसे स्टॉक स्टेटमेंट वो ठीक ठाक देगा आपको, लेकिन मार्च में ज्यादातर ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें बैलेंस शीट भी आ जाती है आपकी। सपोज उस जो डीपी मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट पे नहीं बन पा रही है और बैलेंस उससे ज्यादा चल रहा है, तो आप उस अकाउंट को एनपी नहीं कर पाओगे। आपको मार्च पे नहीं निकल पा रही है तो आपको फरवरी देखनी है, फरवरी नहीं निकल पा रही तो जनवरी देखनी है। अगर 3 मंथ्स की कंटिन्यूशन स्टॉक स्टेटमेंट या बैलेंस शीट सबमिटेड जो भी है उसके हिसाब से अगर डीपी कम आ रही है और बैलेंस ज्यादा चल रहा है, तब आप उस अकाउंट को एनपीए में मार्क कर सकते हैं। 1 या 2 महीने के बेस पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, या आपको पता चला किसी मंथ का स्टॉक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है तो आप उसके बेस पे उसको नहीं कर पाएंगे। रिन्यूअल पे जरूर आ सकते हैं कि रिन्यूअल अगर पेंडिंग चल रहा है और मोर देन 180 डेज हो गए, हालांकि 90 डेज में रिन्यूअल होना चाहिए, लेकिन उसमें शॉर्ट रिव्यू हो जाता है और शॉर्ट रिव्यू 90 डेज का 2 बार हो सकता है। तो अगर 180 डेज तक रिन्यूअल नहीं हुआ है तो आप प्लीज उसको एनपीए में मार्क करें। यहां पर ये चेक कर लेना, कई बार सिस्टम में वो एनपीए रिन्यूअल कर देता है बट पेपर्स कुछ नहीं लगे होते, तो मैं तो ये भी करता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर जो रिन्यूअल है और ड्यू थे और आपने कर दिए उसकी लिस्ट और दे दो, उसमें से कुछ सैंपल फाइलें मंगा लो आप, और ये चेक कर लो कि जो रिन्यूअल हुआ है प्रॉपर पेपर्स के बेस पे हुआ है या नहीं हुआ। अदरवाइज वो तो रिव्यू का पार्ट था, और वो भी सिर्फ आपका कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट रिव्यू 90 डेज के लिए चलेगा। तो रिन्यूअल और पेंडेंसी आप चेक जरूर करें। अपग्रेड वाले की बात हमारी हो चुकी है। नियर बैलेंस शीट कोई अकाउंट रेगुलाइज हो रहा है तो शक के दायरे में उसको चेक कर ले, आप जरूर चेक कर ले। एग्रीकल्चर एडवांस पे अलग से चर्चा है, क्रॉप सीजन बेस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रॉप, 1 क्रॉप और 2 क्रॉप, इसमें 90 डेज वाले रूल नहीं लगते हैं। सिक्योरिटीज की वैल्यू अगर 50% से कम हो गई है तो ये आपको यहाँ पर जो आरबीआई ने बोला कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीए कर दे चाहे उसमें पैसा आ भी रहा हो, तो सिक्योरिटी जो दी गई थी उसकी जो वैल्यू वर्थ बताई गई थी और जब उसको आज चेक किया जा रहा है वो 50% से बिलो चली गई है, तब केवीपी वगैरह वाले अकाउंट में मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोविजनिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एचओ लेवल पर होती है। बस हाँ इतना जरूर करना है, जो एनपीए अकाउंट बैंक ने मार्क किया उसकी डेट ऑफ एनपीए चेक कर लीजिए, तो हो सकता है कि उसकी एजिंग में फर्क आ रहा हो, वो D1 या D2 में डायरेक्ट भी जा सकता है, तो वहां पर उसके ओवरऑल प्रोविजनिंग पे फर्क पड़ता है, तो वो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है अगर उसका एसेट्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो रहा है तब। तो प्रोविजनिंग पे मैं नहीं जा रहा हूं इसके अंदर अंकुर भाई, और ये हमारा प्रोविजनिंग का पोर्शन छोड़ देते हैं। मेरे पास से जो मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, कोई क्वेरी होगी तो मैं मेंबर की ले लेता हूँ, लेकिन अंकुर भाई मेरे पास जो था, मैं नॉर्मली एग्रीकल्चर एडवांस पे ज्यादा बोलता हूँ लेकिन फिर भी एक स्लाइड मेरी पड़ी हुई थी तो मैंने मेंबर्स के साथ शेयर किया उसको आईरेक अनाउंस पर। अगर हमारे बीडी गुप्ता जी साथ में जुड़ गए हो तो एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज मैं क्वेरी ले लेता मेंबर्स की, है ना। आप अलाउ कर दीजिएगा हमारी टीम सीआरसी जो भी मेंबर क्वेरी पूछना चाह रहे हैं प्लीज। रमेश जी। जी सर। फिर वो कल कार लोन वाला देखा था क्या आपने? रमेश जी आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा हुआ है ना, हाँ हाँ। वो आज मैं आपको देख के भेज दूंगा, ठीक है, मुझे मिल गया था आपका व्हाट्सएप, ठीक ठीक है सर। है। ओके निखिल जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर।
कैसे है सर? सर बढ़िया सर, आप बताएं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे किसी की सीसी लिमिट है 50 लाख रुपीज की। हेलो हेलो। निखिल राजीव सर। भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ निखिल सर बताइए, प्लीज दोबारा बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, जैसे किसी की 50 लाख की सीसी लिमिट है राइट। और उसमें ड्यूरिंग द ईयर 40 लाख के ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है। तो सर उस केस में ये अकाउंट एनपीए हो सकता है क्या? क्योंकि उसमें टर्नओवर जो है वो देखो एटलीस्ट सर, 3 टाइम्स हो। देखो सर, इसमें क्या है ना, सीसी में दो ही तरीके एनपीए करने के, या तो ओवर बैलेंस चले या इंटरेस्ट ठीक से है। कम रिकवरी आए। फिलहाल इन दोनों क्राइटेरिया पे वो एनपीए मार्क नहीं होगा, लेकिन अब आप जो क्वेश्चन है वो रिन्यूअल से रिलेटेड है। जब उसका रिन्यूअल आगे आएगा तो रिन्यूअल के जो पैरामीटर्स है उसमें जो प्रोजेक्शन दिया होगा, जो उसका एक्चुअल है, उसमें हम्म। हुज डिफरेंस मिलेगा आपको। पहली बात, टर्नओवर ओके। रोटेट नहीं हुई है, वो भी उसके अंदर पार्क में लिखा होगा सैंक्शन लेटर में। तो हम्म। आपको जो है ना, उसका रिन्यूअल अगर बैंक ने कर दिया तो उसको चैलेंज करना है। तो नॉन टेक्निकल ग्राउंड पे आप इसको एनपीए में डाल सकते हैं, अगर रिन्यूअल के पेपर के हिसाब से वो पैरामीटर पे ठीक नहीं है। और अगर रिन्यूअल क्या? पेंडिंग ही चल रहा है तब तो वो एक क्वेश्चन बनेगी अपने आप में। ठीक है। रिन्यूअल नहीं कर सकता बैंक, उसको उसको चेक करना पड़ेगा, या उसके लिए उसको पेपर वर्क ही चेक करनी पड़ेगी कि कितना वेरिएशन है, या उससे सबमिशन लेना पड़ेगा कि भाई रीजनिंग बिहाइंड दैट कि इस बार कम क्यों हुआ, क्या रीजन था, कोई जीएसटी में प्रॉब्लम थी, कोई काम में कुछ रुकावट थी, या अगली बार ऐसा हो जाएगा। तो वो उसको चेक करना पड़ेगा, बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपी नहीं कर पाएंगे। ओके सर। अंकुर भाई एक बार अलाउ कर दीजिए, हमारे कोई और मेंबर की एक दो क्वेरीज है तो मैं फिर वो लूंगा उसमें। गिरीश जी बोलिए। गिरीश जी। सुलभ भाई, आप अलाउ कर रहे हैं ना जिन मेंबर्स की भी क्वेरी है उनको? जी 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 जी। अदरवाइज सतपाल मेरा सर फोन, नहीं तो मेरा फोन पूछना चाह नंबर रहे मैं हैं। दे देता हूँ। मुझे अभी रमेश जी ने भी भेजी है क्वेरी, में आंसर दे दूंगा उनको। मेरा फोन नंबर है 8057220011। तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपन, क्योंकि रीजन से है, सीआरसी से हमारा पर्पस ही है कि मेंबर को एट लार्ज बेनिफिट मिले। जो मैं खुद आंसर कर पाऊंगा वो ठीक है, बाकी अपने एक्सपर्ट से मैं उनका जवाब लेकर आपको भेजना पसंद करूंगा। तो बैंक ऑडिट ड्यूरिंग अभी नहीं, जब आपका ऑडिट वर्किंग में भी होगा तब भी आप हमें एक बार अप्रोच कर सकते हैं। जो भी हमारे से, हमारी पूरी पैनलिस्ट की टीम है, 8 दिन तक ये प्रोग्राम है, तो जो भी हमसे यथा संभव हो पाएगा वो करेंगे सर। मेंबर आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में आ पाए काम, यही पर्पस है इसका। शुभम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी है, एम आई ऑडिबल सर? राइट हाँ, राइट, आ रही है आपकी ऑडिबल। वॉइस। जी जी। शुभम जी। सर सर जैसे सपोज किसी ने टीएल लिया हुआ है, टर्म लोन लिया हुआ है 3-4 साल पहले, कार लोन राइट। हो या हाउसिंग लोन हो, कुछ भी हो, टर्म लोन लिया हुआ है। ठीक है। उसका उसका पीरियड है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 ईयर का पीरियड है, ठीक है। ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं रिपेमेंट शेड्यूल बनाऊं डे 1 पे, जिस दिन उन्होंने लिया हुआ था, ठीक है, तो सपोज हाँ उसकी ईएमआई आ रही थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज, एक हाँ एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूँ सर, ठीक है। हाँ। बट बैंक ने उसको गलती से वहां पे 40 या 50,000 रुपीज कुछ मेंशन कर दिया है, और क्लाइंट को भी ओ, बताया कि आपको 40,000 रुपीज पे करना है। राइट। इस और वजह से वो, इस वजह से वो अकाउंट आगे चला गया होगा, खराब हो गया होगा। आगे आगे जाते जा रहा है, लेकिन जितना इंटरेस्ट लग रहा है उतना ही उसका रिपे हो रहा है या उससे कम रिपे हो रहा है। तो आज के देखिए डेट में अगर मैं देखूं जी। देखिए, आप कह रहे हैं सेंशन लेटर में 1 लाख लिखा हुआ है, सिस्टम में जी मार्किंग 40 हो गया, बताया 40 उसको, ऐसा कुछ है। नहीं, सैंक्शन लेटर में भी उन्होंने गलती से 40 लिख दिया है, तो देखो इसका गलती जो है से। ना, बैंक को है ना, अकाउंट तो क्योंकि ऐसे खत्म ही नहीं होगा, तो बैंक को इसको रीशेड्यूलिंग बोल सकते हैं। तो जी। बैंक को इसको रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा, ओके। है ना। तो और रीशेड या आप इसको संज्ञान में लाइए। देखो इसमें बोरोवर की भी गलती नहीं है, उसको जो बताया गया था, लेकिन अकाउंट जो है वो अपने आप में, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे सैंक्शन लेटर या अथॉरिटी लेटर बेस है। बट अगर उसमें कहीं करेक्शन है और वो आप संज्ञान में ला रहे हैं, तो अब आगे वो रीशेड्यूलिंग में जाएगा। तो रीशेड्यूल में जाएगा तो 1 ईयर तक तो वो एनपीए रहेगा ना सर? सर देखो, रीस्ट्रक्चरिंग में डी ग्रेड डाउन करने की पोजीशन है। ओके। रीस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग में फर्क है। ओके।
रीस्ट्रक्चरिंग इसलिए होती है कि उसका पेमेंट का बेस नहीं बन पा रहा है, वो अब कम पे जाना चाह रहा है या चेंजेस करना जरूरी है तब। यहाँ पर बोरोवर की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं है, बोरोवर आर इन अवेयर, जो बताया जा रहा है वो उसके हिसाब से कर रहा है। गॉट इट है ना? तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर वो रीस्ट्रक्चर करेंगे तो उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा एक लेवल कम। तो मुझे लगता है यहाँ रीशेड्यूलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। रीशेड्यूलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। मोबाइल नंबर पूछा दोबारा से 8057220011। राजीव भैया प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हाँ जिन मेंबर्स को भी चाहिए तो। मैं लिख देता हूँ। जी जी जी। हेलो 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 यस सर। हेलो। यस सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरी एक क्वेरी है सर कि जो एनपीए का सर नॉर्म्स है कि एनपीए क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होगा बट फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। राइट, ऐसा ही होता क्या है इसका सर कोई एक्सेप्शन है सर क्या? सर इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको जैसे कोई अकाउंट एनपीए जा रहा हो उसमें से कस्ट आईडी निकाल के और उसकी कस्ट आईडी आपको डालनी पड़ेगी। नहीं सर, अगर इन केस ऑफ जो लिक्विड सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन है, जो टीडीआर वगैरह है सर, मैंने एक आध वेबिनार में कहीं पे सुना है सर कि इन दैट केस फैसिलिटी वाइज देखा जाएगा अगर एफडी के अगेंस्ट है तो। ऐसा सर कोई रूल है क्या सर? मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ सर। देखो जो रूल है ना, रूल मेरे हिसाब से आपने जहाँ देखा है, मैं थोड़ा सा उसको एक बार चेक कर लूंगा। भगवान दास जी इस पे ज्यादा अच्छा बता पाते, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ना, आपको एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, बट स्टिल आपने बोला है तो मैं चेक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और मैसेज क्वेरी भेज दीजिएगा। आई लव टू आंसर दैट, कि मैं एक बार बीडी गुप्ता जी से भी डिस्कस कर लूंगा, हो सकता है मैं आपको प्रॉपर आंसर दे पाऊँ इसमें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ ईशा जी बताइए, प्लीज पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी ईशा जी प्लीज पूछिए। हाँ जी सर, मैंने ये बोलना था, लास्ट 2 लेक्चर्स ना मैं ये वेबिनार अटेंड नहीं कर पाई, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर मेरे को? सुलभ भाई अगर आप जी, रिप्लाई आप सीआरसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं सारी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और अगर किसी मेंबर की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपना पूछ सकते हैं आप। जी अंकुर भाई। मेरे ख्याल से राजीव भाई अभी किसी की क्वेरी और नहीं आ रही है। हाँ वो बीडी गुप्ता जी हो सकता है एक बार बात कर लेते हैं अगर आवाज आ रही है। अच्छा कुछ आ रही है तो बताइए। आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मेरे एक क्वेरी, गुड इवनिंग, एक क्वेरी है सर। जैसे आपने बताया सीसी के केस में हम लोग 3 मंथ्स का 390 डेज का ब्लॉक देखेंगे और उसमें इंटरेस्ट सर नहीं होगा। बेसिकली सीसी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना नहीं, उसमें डेबिट सबमिशंस के से ज़्यादा आपको डिपॉजिट होने चाहिए। वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन के बेसिस पे या कैश डिपॉजिट हुआ होगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आप बोले कि सर 10,000 रुपीज लेट से इंटरेस्ट लगा है 3 मंथ्स के पीरियड में और 30,000 इंटरेस्ट लगा, 25,000 डिपॉजिट आया है, तो 25,000 बेसिकली हम लोग कैसे, मतलब डिपॉजिट तो देख लिए 25,000, वो अपना इंटरेस्ट के बेस में आया कि ट्रांजेक्शन का हुआ है अपना। और अगर मान लीजिए सर इसमें जो सीसी में होता है ना, जो क्रेडिट आया वो ट्रांजैक्शन को है, किसी का भी हो, उसके अंदर क्रेडिट में इंटरेस्ट को रिकवर माना जाएगा पहले। हाँ हाँ, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन डेबिट भी है क्रेडिट भी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अपना सीसी लिमिट है 50 लाख रुपीज और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा 10,000 रुपीज लेट से,
लेकिन ठीक है। हमारा आउटस्टैंडिंग ही 37 लाख रुपीस था। 10,000 रुपीज इंटरेस्ट भी लगा, 37,30,000 हुआ। मैंने 25,000 रुपीज डिपॉजिट किया, मतलब कस्टमर ने 25,000 डिपॉजिट भी किया, तो अपना नेट आउटस्टैंडिंग लिमिट कितनी है? लिमिट 50 लाख है। अवेल्ड लिमिट 37 लाख है। मतलब लिमिट 15 लाख है और बैलेंस उससे ऊपर चल रहा है। नहीं, 50 लाख है। 50 लाख, और ओके। 37 लाख अवेल्ड लिमिट है। तो और 10,000 रुपए 90 दिन में इंटरेस्ट लगा भी, ठीक है, 3 मंथ्स का एवरी 30 डेज में, तो 37,30,000 हुआ। 25,000 रुपए 90 दिन में डिपॉजिट भी हुआ। एनपी तो होगा सर, एनपी हो जाएगा। एनपी हो जाएगा। ठीक, ओके। सर इंटरेस्ट की रिकवरी होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट की पूरी रिकवरी नहीं हो रही है 3 महीने तक, तो वो उसको हम लोग एनपीए में रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो सर? अभिषेक जी ने, आशुतोष जी ने भी मैसेज डाला है, हाउ टू चेक इंटरेस्ट सबवेंशन इफ कैलकुलेशन शीट नॉट प्रोवाइडेड बाय ब्रांच। सर पहली बात तो इंटरेस्ट वो सबवेंशन शीट आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा, उसका कोई तरीका ही नहीं। आप सर्टिफिकेट साइन ही मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको लिखना होता है कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट या परसेंटेज आपने चेक की है। वो आपको लिस्ट 100% प्रोवाइड करवाएगी। कोई दिक्कत आती है, मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप मुझे बताइएगा। सेकेंडली क्या कि उसमें से आप सैंपल बेस पे क्या चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन 2 तरीके की आप सर्टिफिकेट साइन करते हैं। एक जो गवर्नमेंट से ये पूछ रहा था सर, एक जो गवर्नमेंट से बैंक को मिलता है 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, और एक जो गवर्नमेंट से बोरोवर को मिलता है 3% का। तो आपको उसमें चेक ये करना है कि जो क्राइटेरिया है इंटरेस्ट सबवेंशन का, कि उसका विद इन 1 ईयर पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर बोरोवर वाले की हम बात कर रहे हैं तो वो पेमेंट आया या नहीं आया, और उसकी जेन्युइन सोर्स है या नहीं है। तो आप लिस्ट भी मांगिए और उसमें से सैंपल अकाउंट को चेक भी कीजिए। ये मेरी एडवाइस है। लिस्ट वो देगी आपको। सर अगर और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। हाँ सर, हेलो। हाँ जी सर। हाँ राजीव सर, मैं ये गोल्ड लोन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार जो देखा कि साउथ में जो है ना गोल्ड लोन काफी चलता है, और साउथ में जो साउथ में चलता है ना, और साउथ में जो है उसको गोल्ड लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में जो है ना फार्मर्स को दे करके, और उसका क्लासिफिकेशन कल आपने जैसे बताया था कि कार वाला भी आपने एक उदाहरण दिया था कल कि साहब कार का जो है वो स्पेशल, तो क्या इसमें गोल्ड लोन के साथ जैसे वगैरह पालक उनके पास जमीन नहीं है तो उनको कोलेट्रल में ये लेकर के, तो वो पहली बात तो ये। दूसरी जो है क्वार्टरली के अंदर, सेकंड मेरी क्वेश्चन है कि क्वार्टरली वैल्यूएशन का इसमें कंसेप्ट है कि अथॉराइज्ड वैल्यूअर से क्वार्टरली वैल्यूएशन होगा, तो क्वार्टरली वैल्यूएशन क्या बिना पैकेट बंडल को खोले हो जाएगा? क्योंकि बोरोवर जो है वो तो उसके सामने है, तो बंडल खुलना चाहिए। तो वो क्या बिना बंडल खोले ही जो है अंदर क्या है क्या नहीं है, तो उसका क्या आधार है सर? इसमें जो है ना, ये आप जो बता रहे हैं ये साउथ में बहुत चलता है, वहां पर गोल्ड लोन की जो बात है। और एग्री गोल्ड करके भी स्कीम है, एग्रीकल्चर के लिए एग्री गोल्ड करके भी एक किसानों के लिए लोन की स्कीम है इसमें गोल्ड पे। इसमें जो है ना सर, इन्होंने थोड़ा सा बदमाशी करी हुई है। आप ये मान के चलो कि नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि अगर वो गोल्ड पे है 1 ईयर तक का लोन होता ही है, 1 ईयर के बाद वो रीपेमेंट होना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, ब्याज सबमिट करके और विदाउट पूरी पेमेंट करे बिना दोबारा से खाली इंटरेस्ट वो देता रहता है, और वो अकाउंट आगे चला जाता है। ऐसा ही है ना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो? हाँ बिल्कुल सही है। आपकी बिल्कुल सही है ना। तो उसमें वो क्या कर रहा है कि आपको खाली इंटरेस्ट सब कर रहा है। इस पे काफी डिबेट थी, ये काफी आगे तक गया मैटर इसके अंदर, क्योंकि वो चलता ही यही है कि वो गोल्ड की वैल्यू आपको पता है अप्रिसिएशन भी होती है, और उसको ले बाद में उसे विड्रॉल करे, फिर वो दोबारा जमा करने आए, तो उसके ऊपर इनके बैंकों के काफी अपने सर्कुलर है, और मुझे लगता है शायद इसमें 1-2 जजमेंट भी आए हुए हैं। तो इसमें ओवरऑल बेस पे चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये बच जाएगा। मतलब अब प्रैक्टिस जो चल रही है उसके फेवर में कुछ पेपर डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो अभी तो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे पीछे भी किसी ने पूछा था लास्ट टाइम, तो उसमें काफी सर्चिंग हुई थी इस बारे में कि साउथ में सारे ब्रांचों में ऐसा चल रहा है।
ओके तो तो ये है ना। तो राजीव भाई, जैसे लास्ट टाइम मुझे भी देखने को मिला था कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे एक सर्कुलर उनका इंटरनल इशू हुआ था। बिल्कुल उसमें बिल्कुल ये बिल्कुल था कि जो भी पुराने गोल्ड लोन है, आप नया एक गोल्ड लोन सैंक्शन, हाँ, एक नया गोल्ड लोन सैंक्शन कर दीजिए और उस फंड से जो है वो पुराना गोल्ड लोन क्लोज कर दीजिए। बिल्कुल, जबकि पहले वाला पहले पेमेंट होना चाहिए था, फिर नया मिलना चाहिए था। जी जी, वो पहले नया आरबीआई का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि पहले पुराना क्लोज होना चाहिए, तब आपको नया लोन सैंक्शन हो सकता है। लेकिन बीओआई में इंटरनल सर्कुलर है, वो ये कहता है कि आप पहले नया लोन सैंक्शन कर दीजिए और उससे आप पुराना लोन रीपे कर दीजिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2024 का सर्कुलर भी है और एक FAQ है 21 जून 2024 का, उसमें भी है जो कि भाई ये है कि भाई पहले वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो फिर इसका क्या बिल्कुल, इसको क्या NPA मानेंगे, ये जो पुराना खाता बंद किया उसको? सर मेरे हिसाब से, मैं अभी बता नहीं पा रहा आपको, पर ये अकाउंट बचा था, उसकी मुझे रिसोर्स याद नहीं, क्योंकि बैंक भी इतना कच्चा काम नहीं करेगा। आपको पता है साउथ में सबसे ज्यादा गोल्ड चलता है, और वहाँ गोल्ड लोन बिल्कुल ऐसे, मतलब पूरी पूरी ब्रांच में हो सकता है सारा फाइनेंस ही उसी का हो। जैसे अपने यहाँ पर KCC चलता है, साउथ के अंदर गोल्ड का लोन बहुत ज्यादा है। तो मैं पेपर दे दूंगा, मेरे कहता बच जाएगा सर। उसमें पीछे काफी रिसर्च हुई थी इस बारे पे लास्ट टाइम, बहुत घुमा था ये मैटर, है ना। तो इसको अभी थोड़ा सा ड्रॉप कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे सर। राजीव भैया, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं ढूंढ के दूंगा पे इसको। हाँ हाँ सर, मुझे डाल दीजिएगा, मैं कल संडे में बैठ के ढूंढ के दूंगा आपको ये दोबारा से। मुझे भी वर्किंग करनी है, मेरे पास भी BOI है, हो सकता है साउथ की ब्रांच आ गई हो, मैंने देखी भी नहीं आज अपनी ब्रांच। राजीव भैया, एक क्वेरी है CA सतपाल गोयल सर की, अंबाला से। ठीक है, लीजिए सर। वो कह रहे प्लीज स्पीक इन ब्रीफ अबाउट एग्रीकल्चरल क्रॉप शॉर्ट टर्म लोन, हाउ मंथ्स पीरियड, 20, 30, 36 मंथ्स। देखो सर, जो क्रॉप के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसमें पेज नंबर 15, 16 ऑफ IRAC का जो मास्टर सर्कुलर है, वो कहता है कि आप क्रॉप सीजन के लिए SLBC पे जाए। SLBC एवरी स्टेट में क्रॉप वाइज क्रॉप उन्होंने सीजन दिया हुआ है। मैं अगर अपने यूपी की बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का लीड बैंक है, तो उसका सर्कुलर चलता है, और अकॉर्डिंग टू दैट 36 मंथ उसमें जाके वो NPA में जाएगा। तो और अगर आप ICI का गाइडेंस नोट पेज नंबर 411 देखेंगे, तो उसमें जो उन्होंने इलस्ट्रेट दिया क्या आता है, बट क्योंकि हमें IRAC नॉर्म्स के हिसाब से जाना है, SLBC पे जाना है, तो आपको रेस्पेक्टिव स्टेट का SLBC चेक करना पड़ेगा जहां पर आपकी ब्रांच है। मोटा मोटा फिर भी ज्यादातर SLBC में 36 मंथ्स का ही पीरियड है, कुछ जगह पर छोड़ के। तो काइंडली सी योर SLBC ऑफ योर ब्रांच लोकेटेड, तो उस स्टेट पे आपको जाना पड़ेगा एक बार चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड वैसे 36 मंथ्स मिलेगा आपको। एक और क्वेरी है भैया CA गिरीश चंद शुक्ला जी की, कि इफ एनीवन हैज पेड इंटरेस्ट इन एडवांस एज ऑन 31st December for 3 months and further not paid anything from 1st January to 31st एडवांस में March, दे दिया, ठीक है, please specify the NPA status. नहीं, टर्म लोन है, CC है। सर ने ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन किया है, बट हम लोग दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में टर्म लोन के CCOD के अंदर तो टर्म लोन का एग्जांपल है इनका, तो खाली इंटरेस्ट ही रिकवर क्यों हुआ, इसके अंदर प्रिंसिपल EMI है या नहीं है, वो क्लियर करें। सर ने CC लिखा है, सर ने लिखा है CC के लिए वो पूछ रहे हैं। नहीं, CC में ओवरफ्लो वाला एडवांस का कोई सिस्टम नहीं होता सर, उसने ज्यादा क्रेडिट भी दिया हुआ अकाउंट NPA होगा। NPA हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 बिल्कुल मंथ NPA हो अगर जाएगा। सर्व नहीं कुछ हो रहा है तो वो NPA होगा। बिल्कुल CCOD में इस बात से फर्क नहीं है कि दिसंबर में बहुत पैसे दे रहा था वो, जी, जनवरी फरवरी मार्च का नहीं दे पाया। किसी भी 90 डेज का ब्लॉक पीरियड अगर शॉर्ट फॉल हो जाता है तो वो अकाउंट NPA होगा। हाँ, क्योंकि वो जो अमाउंट एक्सेस जो दिया भी है वो प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट में वो एडजस्ट नहीं होगा एज ऑन 31st December, और उसके बाद 3 महीने जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो उन्होंने पे नहीं किया, तो इन दैट केस वो इट विल बी एन NPA। बिल्कुल। एक आशुतोष सर ने क्वेश्चन पूछा है, सर इफ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन सरसाई MCA, whether that facility should be treated unsecured. देखो, अनसिक्योर्ड तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते, लेकिन सरसाई पे नहीं हुई है तो वो एक लैकिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन
पार्ट में जरूर है, तो उसको आप करवा लीजिए। आप ऐसा तो नहीं है कि वो आपके पास उसका चार्ज क्रिएशन तो फिर भी रहा होगा, उसके पेपर्स तो इन्हीं के पास चल रहे होंगे, सरसाई पे नहीं भेजे गए होंगे, बस इतना फर्क रहा होगा। तो मेरे ख्याल से उसको करवा लेना चाहिए। और अगर उसमें कोई इशू आता है तब उसको हम देखेंगे कि वो सिक्योरिटी अगर नहीं बन पा रही है, तब हम उसको चेक करेंगे कि अगर इस बीच में वो सिक्योरिटी हमारे पास से चली गई तब। जी जी, आई होप सर आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। अभी नेक्स्ट क्वेरी है सीए संजय अग्रवाल जी की सतना से, वेयर उनका कहना है वेयर इन अ सीसी अकाउंट इफ वी फाउंड a complete deviation of activity of borrower as compared to the sanction limit loan, then what to do in that case? नहीं, आप बता रहे कंप्लीट मतलब जो सैंक्शन में जितना चीजें बताया था उसमें डेविएशन आ गया, ये सर की क्वेरी? हाँ सर की देखो, क्वेरी मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर वो फाइनेंशियल ग्राउंड पे तो आपको पे कर रहा है, इंटरेस्ट और ओवरड्रो अकाउंट में नहीं है, लेकिन उसके जो प्रोजेक्शन है और जो उसने बताया था वो वर्क करेगा, एक्चुअली वहां पे वर्क नहीं हो रहा है, या पैसा का डाइवर्सिफिकेशन फंड में यूज हो रहा है, या सीसी के पैसे से उसने कार खरीद लिया, कुछ और कर लिया है, तो उस केस में उसका रिन्यूअल नहीं बनता सर, और रिन्यूअल का कोई आधार नहीं है, इसलिए वो अकाउंट एनपीए में जाएगा। बिल्कुल, तो उसके रिन्यूअल को चैलेंज करे सर आप। जी। इसके बाद एक क्वेरी है भैया, इफ एनी अकाउंट इज एनपीए ड्यूरिंग द ईयर बट अकाउंट अपग्रेड ड्यूरिंग द ईयर, देन व्हाट अबाउट इनकम रिवर्सल, कैन दैट इनकम अगेन कन्वर्ट इनटू रेगुलर इनकम? देखो सर, अगर जब वो अकाउंट अपग्रेड होगा तो पहले तो आप ये समझो, जो जितना अकाउंट इनकम रिवर्सल हो जाती है या उसका जो इंटरेस्ट लगना सीज हो जाता है, वो मेमोरेंडम बुक्स में चला जाता है, तो इंटरेस्ट तो और अब वो रेगुलर हो गया, तो रेगुलर। राजीव भैया आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। राजीव भैया, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो राजीव भैया। सर दोबारा रिकवर होगा सर, दोबारा? हाँ, वो जब रिकवर होगा तब इनकम में काउंट होना शुरू होगा, क्योंकि अब अपग्रेड अकाउंट तभी होगा जब वो पे करेगा, तो वो दोबारा से बुक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा बुक हो जाएगा। बिल्कुल। वैभव जी का क्वेरी है, ओनली इफ इंटरेस्ट इज बीइंग सर्व्ड इन सीसी अकाउंट, नो अदर ट्रांजैक्शंस लाइक सेल प्रोसीड्स इज डन, स्पेसिफिकली स्टेटस ऑफ एनपीए, स्पेसिफाई स्टेटस ऑफ एनपीए। सर इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने ये भी वापस आपका क्वेश्चन वही है कि वो अकाउंट बाकी क्रेडिट सबमिशन नहीं दे रहा है, बट क्राइटेरिया ऑफ एनपीए के हिसाब से वो बचा हुआ है, तो उसको आप रिन्यूअल में पेंडेंसी में डाल दीजिए, उसका रिन्यूअल मत करवाइए, सारी अमाउंट मांग लीजिए उससे। बिल्कुल। If debtors are same for last 6 months, whether these debtors can be included in DP calculation? सर सैंक्शन लेटर चेक करिए, नॉर्मली 90 डेज के वो स्टैंडर्ड डेटर्स कंसीडर करते हैं। कुछ बैंक ऐसा भी करते हैं कि अगर वो ओवर 90 डेज वाले डेटर्स है तो पहले क्रेडिटर्स को उसी में से माइनस कर लेते हैं, और जो बचे हुए क्रेडिटर्स होते हैं वो 90 डेज वाले में से माइनस करते हैं। तो वी सी द सैंक्शन पेपर और अकॉर्डिंगली डीपी वी कैन फाइंड आउट। राइट। सर अगर और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। If there is a difference in estimated turnover figure and actual figure is more than 50%, whether any this observation if there is a more than 50% difference is there, तो वो एक तरह substantial difference का पार्ट है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करके एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, और बोरोवर का क्या इसमें वे आउट है, हो सकता कोई जेन्युइन सिचुएशन ऐसी रही हो, तो उसको एक बार चेक करके तभी आगे जाएंगे। बट ये अलार्मिंग, इसको रेड क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेड फ्लैग सिग्नल हम मान सकते हैं। राइट। अंकुर भाई मेरे ख्याल से अब है ना, इसको थोड़ा सा बिल्कुल बीडी गुप्ता जी भी मेरे ज्वाइन नहीं कर पाए, सर की तरफ थोड़ी सी इशू है, तो हमारा कल भी जो हमारा टॉपिक है 6 to 8 वो प्रूडेंशियल पे ही है, प्रूडेंशियल एडवांसेस पे ही है। बिल्कुल। तो अपन जो है ना मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कल भी इसको ज्वाइन करें। राइट। और मेरा नंबर आ ही गया है, तो कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो प्लीज शेयर करवा दीजिएगा। राइट। तो आई वांट टू बिलीव बेसिकली क्या सर
सर का नंबर ऊपर लिखा हुआ है 8057220011 8057220011। तो कोई सर दिक्कत हम नहीं लोग है, आपकी ब्रांच में कभी भी आप ऑडिट के टाइम पे भी फोन करेंगे तो आपको हम प्रॉपर अपने पैनलिस्ट से बात करके उसमें आपको देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, Rajiv bhaiya, thank you. So now we are going to end the session. Firstly, I would like to thank our guest of honor, Anuj Goyal sir, Central Council member. Then I would like to thank B.D. Gupta ji, our eminent speaker, who were not able to join the session just due to his ill health. Thank you, Rajiv bhaiya, for taking the session from there on and guiding all the members. Thank you, Ankur Gupta ji, our chairman of CIRC. Thank you, Jayant Tiwari ji, the secretary of CIRC. Thank you, Raveen Kumar ji, for going to B.D. Gupta ji and giving a gesture, good gesture. Thank you, Rakesh Vashne ji, specifically for managing and planning this session. Thank you, everyone, for coming and joining this seminar. And if you have any query, you can contact any of the regional council member, Rajiv bhaiya, me, or anyone whom you like. Your query will be solved. Thank you all. Thank you, boss. Thank you.